हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले कुछ समय से जो सिविल वॉर चल रही थी वो अब और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इस सिविल वॉर की आंख की लपटों में इंडिया, चाइना और म्यांमार की सीमा से लगे लगभग सभी पड़ोसी देशों में फैल चुकी है। इतना ही नहीं, वियतनाम के एक स्पिरिचुअल लीडर ने तो ये तक कह दिया कि म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रही है उसमें इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, द हिंदू की न्यूज है कि वियतनामीज स्पिरिचुअल लीडर्स अर्ज इंडिया टू स्टार्ट पीस डायलॉग बिटवीन म्यांमार जनता एंड रिबेल्स। म्यांमार के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट के बहुत सारे इलाके युद्ध के मैदान बन चुके हैं और म्यांमार का रखाइन प्रांत जो भारत के बेहद करीब है उसमें भी संघर्ष काफी तेजी से चल रहा है। म्यांमार की सेना ने कुछ जगहों पर हवाई हमले किए और इसके काउंटर में जो रिबिलियंस हैं उन्होंने म्यांमार के लगभग 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया। म्यांमार की आर्मी तो ये कह रही है कि पूरा देश टूटने की कगार पर है। म्यांमार में हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि वहां के लोग पलायन करके इंडिया में शरण ले रहे हैं और रिसेंटली इस पर हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसने इस पर चिंता भी व्यक्त की है और लड़ाई को खत्म कर दिया जाए इसका आह्वान भी किया है। फ्रेंड्स, समझेंगे पूरे इशू को और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि म्यांमार की इस सिविल वॉर से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि 2021 में म्यांमार में जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची की सरकार बनी थी, लेकिन वहां की सेना ने निर्वाचित सरकार के हाथों से जबरन सत्ता छीन ली। पूरे देश में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और लोकतंत्र को बहाल करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन वहां के सैन्य शासकों ने आम लोगों के इस विरोध को ताकत से दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के जो आंदोलनकारी हैं उनका एक हिस्सा हथियार उठाने पर मजबूर हो उठा और ये आंदोलनकारी उन सशस्त्र समूहों से जाकर मिल गए जो पहले से ही म्यांमार में बहुत सारे इलाके को आजाद करने की मांग कर रहे थे। उसके बाद दोनों ही पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई जिनमें 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसमें एक नया मोड़ तब आया जब 27 अक्टूबर से म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी, जिन्हें थ्री ब्रदरहुड अलायंस कहा जा रहा है, इन्होंने मिलकर ऑपरेशन 1027 शुरू किया, जिसका मकसद म्यांमार में सैन्य शासन को उखाड़ फेंकना है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि इन रिबेलियंस ने 100 से ज्यादा मिलिट्री आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया, जो कि इंडिया म्यांमार और म्यांमार चाइना बॉर्डर पर क्रूशियल टाउन्स एंड चेक पॉइंट्स थे। फ्रेंड्स, रिबेलियंस के इस ऑपरेशन 1027 ने वहां के मिलिट्री रूल को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि चाइना म्यांमार बॉर्डर पर एक क्रूशियल ट्रेड पॉइंट है जिसका नाम चिंसवे है, उस पर कंट्रोल कर लिया, जो कि वहां के मिलिट्री का एक मेजर रेवेन्यू सोर्स था। वहां पर सैन्य तख्ता पलट के बाद पहला ऐसा मौका है जब वहां के रिबेलियंस ने इतने प्रभावी ढंग से कोऑर्डिनेशन किया। रिबेलियंस के इस ऑपरेशन के चलते म्यांमार की सेना और पुलिस के लोग उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही म्यांमार के 40 से ज्यादा सैनिक भागकर भारत की सीमा में घुस गए थे, जिसके बाद उन्हें वापस म्यांमार पहुंचा दिया गया। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि इन सभी के पीछे चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना इस रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इन रिबेलियंस को इनडायरेक्टली हेल्प भी कर रहा है। इन सभी के चलते म्यांमार की जो आर्मी है उसका मोरल काफी डाउन हो चुका है और इनकी पूरी बटालियन बिना किसी लड़ाई के सरेंडर करने लगी है। ये ऑपरेशन आगे क्या रूप लेता है और इसके क्या रिजल्ट होंगे, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर पड़ रहा है, क्योंकि म्यांमार से भारत की सीमा में आने वाले रेफ्यूजी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले 5000 रेफ्यूजी को मिजोरम आते देखा गया। फ्रेंड्स, अगर आप म्यांमार की लोकेशन देखेंगे तो भारत और म्यांमार की बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबी है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है और खास बात यह है कि फ्री मूवमेंट सिस्टम के तहत यहाँ के लोग सीमा के दोनों तरफ 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, म्यांमार की ये दशा भारत की सुरक्षा के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि जब से सेना ने म्यांमार में तख्तापलट किया तब से, यानी पिछले 2 सालों से चिन समुदाय के करीब 30,000 लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे म्यांमार में ये तनाव बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इन लोगों का भारत की तरफ पलायन होता रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग भारत में घुस गए थे। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य मिजोरम और मणिपुर है, जहाँ के हालात पहले ही बहुत बुरे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने में वहाँ पर जो कुकी और मेइतेई कम्युनिटी है उनके बीच एक जंग सी छिड़ गई है। फ्रेंड्स, हमारा नॉर्थ ईस्ट इलाका पहले से ही संवेदनशील है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स म्यांमार की सीमा पर ही पनाह पाते रहते हैं। भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है वो
काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ नदी, पर्वत और घाटियों में बटी हुई है, इसलिए इनको कंट्रोल करना हमारे लिए काफी टफ हो जाता है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में रह रहे सेपरेटिस्ट ग्रुप के खिलाफ जब भी कड़े कदम उठाती है या उन पर कार्रवाई की जाती है, तब ये ग्रुप्स डरकर भागकर म्यांमार में चले जाते हैं और फिर वहां से चीन की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, जिसके चलते हमारी आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ जाता है। नशे का अवैध कारोबार इस पूरी समस्या का एक अहम पहलू है, जिसका सोर्स गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर वाला इलाका है। फ्रेंड्स, इस पूरी स्टोरी में चीन की भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि चाइना पिछले कई सालों से म्यांमार में एक्टिव है और उसका काफी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। वहाँ बहुत सारे रेबिलियंस को सपोर्ट करता है और म्यांमार की जो आर्मी है उससे भी उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं। फ्रेंड्स, इस क्राइसिस का प्रभाव इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे हैं, जो इंडिया के आसियान स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ के रीजन, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के सामने खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस क्राइसिस के चलते भारत को बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें चाइना फैक्टर्स, इंडिया के आउन इंटरेस्ट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, और भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों ये भी कहा है कि भारत म्यांमार में पीस, स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी को रिटर्न करना चाहता है। और फ्रेंड्स, म्यांमार की कंडीशन भी कुछ ज्यादा ही खराब है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम माने तो सिर्फ पिछले महीने में 70 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा होगा कि इन रिबेलियंस की आखिर डिमांड क्या है। फ्रेंड्स, म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स पिछले 50-60 सालों से अपनी सरकार के खिलाफ हैं। वे अपने प्रभाव वाले इलाकों को आजाद करना चाहते हैं, और अगर आप देखेंगे कि 2011 से 2021 तक वहां पर लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, यानी सीमित लोकतंत्र था। इन रेबेलियंस को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास भी किया गया था। वहां की गवर्नमेंट कुछ हद तक सफल तो हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन 2021 के बाद सैन्य तख्तापलट हुआ और सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल गई। कुल मिलाकर देखें तो म्यांमार अभी एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसे शायद ही कोई सुलझा सकता हो। वेस्टर्न कंट्रीज म्यांमार से बात भी नहीं करती। वहां पर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सिर्फ डिस्प्लेस हुए लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी फिलहाल तो कोई भी देश, संगठन या संस्था ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वहां म्यांमार की आर्मी और वहां के रिबेलियंस के बीच समझौता करवा सके। शायद यही कारण है कि वियतनाम के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने इस मसले को खत्म करने के लिए, म्यांमार में शांति स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। लेकिन फ्रेंड्स, देखना दिलचस्प होगा कि क्या म्यांमार की हालत सुधरती है, क्या वहां पर फिर से शांति कायम हो पाएगी, और अगर हाँ, तो भारत की उसमें क्या भूमिका होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।